सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना मैं ईश्वर से करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम इस कालांश में हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक भारत की खोज के पाठ 7 अंतिम दौर 2 को पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि हम भारत की खोज को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। आइए देखें भारत की खोज। सबसे पहले भारत की खोज में बताया गया है राष्ट्रीयता बनाम साम्राज्यवाद, मध्यम वर्ग की बेबसी और उसके बाद गांधी जी का आगमन। आइए इसको पढ़ें और जानें। बच्चों, ये सारांश रूप में बताया गया है, आप बाद में अपनी पुस्तक से इसे अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ें। दूसरे विश्व युद्ध के आरंभ होने के समय कांग्रेस की राजनीति में उतार आया था। जब दूसरा विश्व युद्ध आरंभ हुआ, शुरू हुआ, उस समय कांग्रेस की राजनीति में उतार मीन्स झुकाव आया। इसका कारण था कांग्रेस का नरम तथा गरम दल में विभाजन, कि कांग्रेस दो दलों में विभाजित हो गई। एक नरम दल जो नरम विचारों वाले व्यक्ति थे और जो दूसरे थे गरम दल वाले। गरम दल मतलब जो थोड़ा आक्रोश में रहने वाले, उनमें आपस में विभाजन बंटवारा हो गया। इसके अलावा इसके अतिरिक्त युद्ध काल में कुछ नियम और प्रतिबंध लागू कर दिए गए। प्रतिबंध कहा जाता है रोक को। कुछ नियम लागू किए और कुछ उन पर रोक लगा दी गई। विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद लोग शांति और राहत की आशा लगाए थे। जब विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो लोगों ने शांति और राहत की उम्मीद लगाई, पर देश में दमनकारी कानून तथा पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। दमनकारी कहा जाता है नष्ट करने वाले कानून है। इससे जनता में क्रोध फैल गया। इस समय लगातार गरीबी बढ़ने से जीवन शक्ति क्षीण हो रही थी। लोगों के जीवन की जो ताकत थी वो कमजोर होती जा रही थी। किसान तथा मजदूर भयभीत हो जीवन बिता रहे थे। मध्यम वर्ग तथा बुद्धिजीवी वर्ग भी व्यवस्था में जी रहे थे। मध्यम वर्ग जो उच्च वर्ग, अमीर और गरीब लोगों के बीच वाले वर्ग के लोग होते हैं, उन्हें मध्यम वर्ग कहा जाता है। बुद्धिजीवी शिक्षित वर्ग को कहा गया है। ऐसे वातावरण में गांधी जी का आगमन ताजा हवा के झोंके के समान था। वे करोड़ों की आबादी से निकलकर आए थे। वे जनता की भाषा बोलने वाले, जनता के सच्चे हमदर्द थे, लोग थे, उनकी भाषा बोलने वाले थे और उन्हीं के सच्चे मित्र थे, उनके दर्द को बांटने वाले थे। उन्होंने लोगों की निर्भयता, डर को और सत्यता से जीने के लिए प्रेरित किया। इस समय अंग्रेजी सरकार में चारों ओर भय का, डर का वातावरण व्याप्त था, स्थिर था। किंतु गांधी जी की एक ही आवाज थी, डरो मत। क्या आवाज थी? डरो मत। गांधी जी की प्रेरणा से लोगों ने भय मुक्त हो काम करना शुरू कर दिया। भय मुक्त, अब लोग, गांधी जी ने उनको प्रेरित किया और लोगों ने अपने अंदर से डर को निकालकर काम करना शुरू कर दिया। इससे लोगों में मनोवैज्ञानिक परिवर्तन आता जा रहा था। कहा जाता है मानव के मन से जो संबंधित विज्ञान होता है उसमें अब बदलाव, परिवर्तन आता जा रहा था। यह परिवर्तन करोड़ों लोगों में हो रहा था, भले ही वह कम हो या ज्यादा। अब आगे देखते हैं। गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सक्रिय किस प्रकार से रही, आइए पढ़ते हैं और जाने इसको भी। गांधी जी ने पहली बार कांग्रेस में प्रवेश करते ही उसके संविधान में बदलाव ला दिया। जब गांधी जी ने पहली बार कांग्रेस में प्रवेश किया, दाखिल हुए, तब कांग्रेस के जो संविधान बने हुए थे उसमें उन्होंने बदलाव किया। उन्होंने कांग्रेसी को लोकतांत्रिक बनाया। लोकतांत्रिक कहा जाता है लोगों की भागीदारी वाला, कि लोग उसमें भाग ले सकें। किसानों ने कांग्रेस में प्रवेश किया और वह विशाल
किसान संगठन दिखाई देने लगा। इसमें मजदूरों ने भी व्यक्तिगत हैसियत कहा जाता है औकात, हैसियत से प्रवेश किया, अर्थात स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए आम जनता की भागीदारी आवश्यक जरूरी है। गांधी जी ने अपने संगठन का लक्ष्य बनाया। उन्होंने अपने जो एक संगठन बनाया था, एक ग्रुप बनाया था, उसका एक लक्ष्य उद्देश्य बनाया, सक्रियता, जिसका आधार शांतिपूर्ण पद्धति थी। इसमें हिंसा की विशेष रूप से निंदा की गई। गांधी जी अत्यधिक ऊर्जावान कहा जाता है, शक्तिशाली, किंतु विचित्र, अनोखे, शांतिवादी थे। वे हर काम को शांति और शिष्ट ढंग से करते थे। शिष्ट कहा जाता है सभ्य तरीके से करते थे। उनकी सक्रियता का दोहरा आह्वान था विदेशी शासन को चुनौती देना और अल्पसंख्यकों तथा दलितों की समस्या का हल करना। गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार की बुनियाद पर चोट करते हुए खिताब, लोगों की उपाधियां छोड़ देने का अनुरोध अर्थात विनती की। यद्यपि कम लोगों ने खिताब छोड़े, पर इनकी जनता में इज्जत सम्मान नहीं रह गई। रजवाड़ों की शान शौकत बेहद अभद्र, शर्मनाक, उपहासास्पद लगने लगी। उपहासास्पद मीन्स मजाक उड़ाने वाली लगने लगी। धनी लोगों ने भी सादगी भरा जीवन अपनाना शुरू कर दिया। जो धनवान लोग थे उन्होंने भी सादा जीवन अपनाना शुरू कर दिया। गांधी जी भारतीय जनता में व्याप्त निष्क्रियता को दूर करने के लिए गांव की ओर निकल पड़े। उन्होंने किसानों को उत्साहित किया, किसानों को प्रोत्साहन दिया। नेहरू जी का मानना था कि गांव को उन्होंने पहली बार इतने निकट से देखा है, इतने पास से देखा। इन यात्राओं से उन्हें भी बल मिला, अर्थात इन यात्राओं से उन्हें भी ताकत मिली। आर्थिक, सामाजिक और दूसरे मामले में गांधी जी बहुत सख्त थे, पर उन्होंने कभी भी यह सब कांग्रेस पर लादने की कोशिश नहीं की। वे जनता को साथ लेकर चलना चाहते थे। गांधी जी धर्मपरायण क्या जाते हैं, धार्मिक विचारों वाले व्यक्ति तथा अपने अंतरतम, अपने मन की गहराइयों तक हिंदू थे। उनकी धर्म संबंधी अवधारणा, उनके जो धर्म संबंधी विचारों का किसी अवधारणा का किसी सिद्धांत, परंपरा या कर्म कांड से कोई संबंध नहीं था। वे नैतिक नियमों में विश्वास रखते थे। इसे वे सत्य या प्रेम का नियम कहते थे। वे अपनी करनी और कथनी में संबंध रखते थे। करने अर्थात किसी कार्य को करना और कथनी में कहना, उसमें वो संबंध तालमेल रखते थे। जैसे हाथ और दस्ताने का मेल, जैसे हाथ और दस्ताने का मेल होता है, उसी तरह से कार्य को करने और कहने का संबंध उनका था। वे ऐसे भारत के लिए काम करना चाहते थे जिसमें गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपनी भागीदारी महसूस करे तथा सभी जातियां समभाव से रहें। बराबरी का जो भाव होता है उसे समभाव कहा जाता है। स्त्रियों को भी पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त हो, ऐसा था उनके सपनों का भारत। गांधी जी के सपनों का भारत कैसा था कि उसमें सब जातियां एक समान रहें और जो स्त्रियां थी उनको क्या मिले, पुरुषों के समान अधिकार मिले। उन्हें अपनी हिंदू विरासत पर गर्व था, घमंड था। उन्होंने अपनी सांस्कृतिक विरासत को संकीर्ण बनाने से इनकार कर दिया। विरासत कहा जाता है पूर्वजों से जो प्राप्त हमें चीजें होती हैं उन्हें हम विरासत बोलते हैं। उनका मानना था कि भारतीय संस्कृति न हिंदू है, न इस्लाम, न कुछ, और यह पूरी तरह से मिली जुली है कि इसमें न तो कोई हिंदू है, न मुसलमान है और न कोई अन्य धर्म है। ये सब एक मिली जुली है। वे आधुनिक विचारधाराओं से प्रभावित तो हुए पर अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा। वे हर गरीब भारतीय के आंसू को पोंछ लेना चाहते। आइए अब आगे बढ़ते हैं। उसका दुख दूर करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर काम करना चाहते थे।
वे अपने अनुयायियों तथा विरोधियों दोनों को साथ लेकर चलना चाहते थे। जो उनका अनुकरण कर रहे थे और जो उनका विरोध करते थे, उन दोनों को वो साथ लेकर आगे बढ़ना चाहते थे। इससे लोगों में एक मनोवैज्ञानिक क्रांति पैदा हुई। मनोवैज्ञानिक कहा जाता है, अभी पीछे बताया था, मानव के मन से संबंधित जो विज्ञान होता है उसे मनोवैज्ञानिक है। के अंदर लोगों में इस प्रकार की मनोवैज्ञानिक क्रांति पैदा हुई। कांग्रेस एक सक्रिय विद्रोही अनेक पक्षी संगठन था, जिस पर गांधी जी का प्रभुत्व था। प्रभुत्व कहा जाता है प्रभाव को। सबकी राय अलग अलग होने पर गांधी जी दूसरों की इच्छा के सामने झुक जाते तथा कभी अपने विरुद्ध भी फैसले स्वीकार कर लेते। सन 1920 तक कांग्रेस और देश दोनों ने गांधी जी रास्ते को अपनाकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ के विरुद्ध संघर्ष किया। एक के बाद एक सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, असहयोग की नीति अपनाई गई, पर यह सब कुछ शांत तरीके से किया गया। आइए इसके अगले भाग को देखें। अगला भाग है अल्पसंख्यकों की समस्या, मुस्लिम लीग, मोहम्मद अली जिन्ना। जो अल्पसंख्यकों, कुछ थोड़े से संख्या में जो लोग थे, उनकी जो मुस्लिम लीग की जो समस्या थी, उनके साथ कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। आइए इनके बारे में देखें। भारत के अल्पसंख्यक यूरोप की तरह जातीय या राष्ट्रीय अल्पसंख्यक नहीं, बल्कि धार्मिक अल्पसंख्यक हैं। वो क्या है? धर्म वाले अल्पसंख्यक है। भारत में सभी धर्मों को एक समान मान्यता दी गई। यहाँ किसी धर्म का विरोध नहीं किया गया। जातीय दृष्टि से एक विचित्र अनोखा मिश्रण होने पर कि सभी हिंदू, मुस्लिम और अन्य जो भी धर्म थे वो सभी एक थे, उसे विचित्र मिश्रण कहा गया। विचित्र मिश्रण होने पर भी यहाँ कभी जातीय सवाल नहीं उठे। धर्म को सदा जातीय विभिन्नताओं से माना गया है। जातियां या तो एक दूसरे में मिल जाती हैं या उनमें अंतर करना कठिन मुश्किल हो जाता है। धार्मिक दीवारें स्थायी नहीं होती हैं। हमेशा जो धर्म संबंधी जो दीवारें थी वो हमेशा टिकने वाली नहीं होती हैं। धर्म बदलने वाले व्यक्ति की जातीय पृष्ठभूमि और भाषिक विरासत नष्ट नहीं होती। राजनीतिक मामलों में धर्म का स्थान सांप्रदायिकता ने ले लिया। यह मुस्लिम समुदाय था। जो धर्म का स्थान सांप्रदायिकता ने लिया था वो क्या था? मुस्लिम समुदाय था, जिसका लक्ष्य राजनीतिक शक्ति और अपने समुदाय को बढ़ावा देना था। यद्यपि कांग्रेस सदस्यों में ज्यादातर हिंदू थे, परंतु मुसलमानों के अतिरिक्त दूसरे धर्मों के लोग, सिख, ईसाई आदि भी शामिल थे। वे भी इसमें सम्मिलित थे कांग्रेस के सदस्य बनने में। कांग्रेस राष्ट्रीय संविधानता और स्वतंत्र लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना करना चाहते थे। वह सभी एकता चाह रही थी। उन सब की क्या इच्छा थी, क्या आकांक्षा थी? कि वे सब एकता में रहे। राष्ट्रीय एकता और लोकतंत्र उसका उद्देश्य था। क्या था? राष्ट्रीय जो एकता है और लोकतंत्र है वो उनका लक्ष्य था। बीते समय में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय एकता और लोकतंत्र का समर्थन किया, लेकिन उसकी नीतियां एकता और लोकतंत्र के विरुद्ध, जो उनकी नीतियां थी वो एकता और लोकतंत्र के विरुद्ध था। 1940 में कांग्रेस को घोषणा करनी पड़ी कि भारत में ब्रिटिश सरकार की नीति जनजीवन में संघर्ष और फूट को प्रत्यक्ष रूप से भड़काती और उकसाती है। कहते हैं कि 1940 ईस्वी में कांग्रेस की घोषणा करनी पड़ी कि भारत में जो ब्रिटिश सरकार की नीति है वो जनजीवन, जो लोग हैं, लोगों का जीवन है, उनमें संघर्ष और फूट, एक दूसरे के विरुद्ध करना, उनको प्रत्यक्ष रूप से, वर्तमान रूप से भड़काती अर्थात उग्रता को बढ़ावा देती है और उन्हें उकसाती है। ऐसे में
भारत की एकता की बलि देना या लोकतंत्र का त्याग करना भारत के हित में न था। कांग्रेस सांप्रदायिक समस्या का ऐसा हल न ढूंढ सकी जिससे सांप्रदायिक समस्या को सुलझाया जा सके। कि जो सांप्रदायिक समस्या सामने आई, कांग्रेस इस समस्या को सुलझाने के लिए कोई भी उपाय नहीं ढूंढ पाई। अंग्रेजों की नीतियों ने हिंदू और मुसलमानों के बीच दीवार खड़ी करने की कोशिश की। अंग्रेज जो थे उन्होंने अपनी नीतियों से हिंदुओं और मुसलमानों में फूट डालने की भी कोशिश की तथा सांप्रदायिक संगठनों को कांग्रेस के विरुद्ध अधिक महत्व दिया। मुस्लिम लीग के अगवा मिस्टर जिन्ना ने, मुस्लिम लीग के जो अगवा थे, अगवानी करने वाले थे, जो उनके साथ आगे आगे चलने वाले थे, वो कौन थे? मिस्टर जिन्ना ने हिंदू और मुसलमान के लिए दो अलग राष्ट्रों की घोषणा की। इससे देश में भारत और पाकिस्तान के रूप में विभाजन की अवधारणा विकसित हुई। विभाजन मतलब कि फिर जो भारत था वो कितने हिस्सों में बट गया? दो हिस्सों में। दो हिस्सों में बटने की अवधारणा विकसित हुई, उसका विकास हुआ। इससे दो राष्ट्रों की समस्या का हल नहीं हुआ, क्योंकि मुसलमान और हिंदू पूरे भारत में ही, फिर भी जो वो समस्या थी हिंदू और मुसलमानों की, वो हल नहीं हुई, उसका कोई उपाय नहीं निकला, क्योंकि जो हिंदू और मुसलमान थे वो तो पूरे ही भारत में फैले हुए थे। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा अंतिम दो को कि किस प्रकार से गांधी जी का आगमन हुआ और उन्होंने आकर कांग्रेस को अपनाया। लोगों को, गरीब व्यक्तियों को, मध्यम वर्ग को, सभी को एक साथ लेकर आगे बढ़े और बाद में कुछ जो मुस्लिम समस्याएं थी उनको लेकर मोहम्मद अली जिन्ना जी ने भारत को दो भागों में बंटवाने का, विभाजन करने का आग्रह किया और फिर भी वो दो भाग कौन से बटे? भारत और पाकिस्तान। दो हिस्सों में बट गया भारत। फिर भी मुसलमानों और हिंदुओं की जो समस्या थी वो खत्म नहीं हुई। क्यों खत्म नहीं हुई थी? क्योंकि वो पूरे भारत में फैले हुए थे। तो आप इसे अपनी पुस्तक से अच्छे से पढ़ें और समझें। कुछ भी समझना आए तो आप पूछ लें। धन्यवाद।